पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो एक बार इसका समरी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसे क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि इसे लाया क्यों गया। तो 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये महसूस होना स्टार्ट हो गया कि बिना इंडियन के सहयोग से हम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं अच्छे तरह से। तो उसको ये बात खटका और उसने 3 कानून बना दिया गया, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब-कब हुआ? तो 1861 में, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, 1892 में जो आज पढ़ने वाले हैं, और 1909 जो अगले वीडियो हमारा रहेगा। तो ये तीनों में से ना, तीनों इम्पोर्टेंट है, बट ये था 1861 का क्रांति। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका कहना है ना कि देखो 1861 में क्या हुआ ना कि ब्रिटिश सरकार एक कानून पारित किया इंडिया में। क्यों पारित किया? तो उसके ये महसूस होना स्टार्ट हो गया कि मतलब बिना इंडियन के सपोर्ट से हम भारत में अच्छे तरह से शासन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उसने किया, मतलब ये कानून पास किया। तो उसके लिए ये कानून का क्या कहता है ना कि कानून कहता है कि कोई भी कानून जब बनेगा इंडिया में तो उसमें इंडियन लोग भी शामिल होंगे। इसके मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पद देना चाहता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पद नॉमिनेट किया है। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो था ना 1862 में, ये देखो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो था वो 3 मेंबर को सिलेक्ट करता है वायसराय के प्रतिनिधि के तौर पे। वो 3 कौन था? द राजा ऑफ बनारस। ये बनारस का राजा था। द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 जो व्यक्ति है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि बताइए 3 राजा को पहली बार ब्रिटिश सरकार में जोड़ा किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने जोड़ा 1862 ईस्वी में जोड़ा, और किसके तहत जोड़ा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत जोड़ा। तो उसके बाद हम चलते हैं कि इसके बाद ये इसका हम पूरा समरी देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद कहता है ना कि ये दूसरा नंबर जो हमारा है, इसका मतलब ये हम कहना इसका कहना है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत कर दी। मतलब विकेंद्री का मतलब होता है ना कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का जो प्रक्रिया उसने छोड़ रखा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट 1893 ईस्वी। हाँ, चार्टर एक्ट 1893, 1813, सॉरी 1793, 1713। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट 1713 ईस्वी। ये जो था ना, ये सबसे लास्ट मतलब था सेंट्रलाइजेशन का। मतलब इसके बाद वो छोड़ दिया था सेंट्रलाइजेशन। उसको ऐसा फील होने लगा कि ये अब हमारा जो इंडिया है वो सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। तो फिर से ये स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि दोबारा सेंट्रलाइजेशन की सोच कब उठी थी? तो 1861, 1861 1862 के बाद वो जोड़ी थी। तो देखो, स्टार्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1773 रीच द क्लाइमेक्स चार्टर एक्ट 1833। 1833 में वो चार्टर एक्ट, सॉरी इधर मतलब 1833 होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 1833 की चार्टर एक्ट जो था वहां तक जाके, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेंट्रलाइजेशन का प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, और इसलिए वो फिर से स्टार्ट किया। तो इसके बाद कहा था कि रिजल्ट द ग्रांड, मतलब इसके बाद यहाँ से 1937 तक कर दिया गया था, मतलब अच्छे से। उसके बाद कहता है कि बंगाल उत्तर पश्चिम, हाँ, 1862, 1862, 1886 और 1897 में बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा वाला जो था, उत्तर पश्चिमी वेस्टर्न सीमा वाला प्रांत, जो पंजाब था उस समय, उसको, मतलब 1862 इसमें परिषदों का गठन हुआ।
मतलब यहाँ पे जो था ना वो परिषद इसमें गठन हुए। उसके बाद कहा था कि इसने वायसराय के परिषद परिषद में कार्यकाल के मतलब लॉर्ड कॉनिंग जो था ना वो मतलब पोर्टफोलियो की प्रणाली को मान्यता दे दी। ठीक है, इसके अंतर्गत वायसराय के प्रसिद्ध सदस्य सरकारी विभाग में प्रधा प्रधा मतलब प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब विभाग में काउंसिल की और अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसका यही मतलब है। मतलब धीरे धीरे करके ये इंडियन को भी इन्वॉल्व कर रहा है इसमें। तो अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1861 हम लोगों ने अभी देखा कि क्या था नहीं था। तो इसका कहना है ना कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद मतलब जो गैर सरकारी था मतलब गैर गवर्नमेंट था नॉन गवर्नमेंट जो था उसको क्या किया ना सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब केंद्र और विधान परिषद में मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशन नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर था उसका संख्या बढ़ा दिया गया। अब क्यों बढ़ाया इसके हम आगे देखते हैं। हालांकि बहुमत सरकार सदस्यों का ही था मतलब बहुमत सरकारी सदस्यों को ही रहता था बट कुछ मेंबर को बढ़ा दिया गया था। अ, उसके बाद कहता है इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ, इससे कहता ना कि ये विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस और कार्यपालिका पालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकृत था। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरा में कहता है ना कि इसने केंद्रीय विधान परिषद और कॉमर्स बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाँ हाँ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको क्या किया ना वो गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। मतलब कोई भी आके इसमें जुड़ सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। मतलब ये गैर जितना भी था ना गैर मतलब सरकारी लोग उसको भी नियुक्त करने की शक्ति थी इसमें। उसके बाद कहता है ना मतलब ये अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की सीमित और परिच्छेद रूप से चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब चुनाव का प्रावधान किया गया लेकिन चुनाव शब्द का अधिनियम का प्रयोग नहीं हुआ। इसके निश्चित कार्य निकायों का सिफारिश पर की जाने वाले नामांकन था। मतलब सिफारिश पे किया गया मतलब जो भी सिफारिश पे लोग आते थे उसका यहाँ पे हो जाता था। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे 1861 में भी देखा 1862 में मैंने हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था 1862 में। फिर से एक देख लेते हैं 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था। तीन लोगों को यहाँ मतलब वायसराय के मेंबर बना दिया गया था। कौन कौन था राजा ऑफ बनारस मतलब बनारस का राजा था महाराजा ऑफ पटियाला था और सर दिनकर राव था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।